आज हम क्लास 10th के साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। आनुवंशिकता और उत्क्रांति। सबसे पहले यहाँ थोड़ा याद कीजिए, में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सजीवों के कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम ये ऐसा घटक है जो कोशिका के केंद्र में, जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो माता पिता से बच्चों में मानसिक हो या फिर शारीरिक लक्षण, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे बच्चा अपने माता पिता के जैसा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो जो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो लक्षण जो एक पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि डीएनए का अणु किस घटक से बना होता है? तो डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि शुगर होता है। दूसरा होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, नाइट्रोजन यानी जनुक होते हैं, जीन। और थर्ड जो होता है वो फॉस्फोरस ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ों से मिलके डीएनए बना होता है। डीएनए, ये 3 चीज़ को एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए जो होता है ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, मैं आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डीएनए ऐसा दिखता है। 2 रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए होते हैं हेलिकल शेप में। 4 तरीके के जीन होते हैं, जनुक होते हैं। उसका नाम है एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनाइन। डीएनए के जैसा ही एक आरएनए भी होता है, जो कि खाली वायरसेस में पाया जाता है। उसमें थायमिन के जगह यूरेसिल होता है। उसमें थायमिन यूरेसिल थायमिन को रिप्लेस कर देता है और उस जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। बस इतना ही डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। डीएनए में ये 2 रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आरएनए में क्या होता है? एक सिंपल और सिंगल स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसी डीएनए को अगर मैं बीच से कट करूं तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। तो एक पार्ट दिखेगा वो हमारा आरएनए होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे कि आरएनए में क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहे ये 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा याद कीजिए। में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के एमसीक्यू में या फिर 1 लाइन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये सब याद रखना है। ओके, आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल, मतलब हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप लोग को कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जॉन्स मेंडल इस वैज्ञानिक ने किया है।
यहाँ पे मेंडेल थोड़ा अलग अलग लिखा है, लेकिन वो मेंडेल एक में होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जॉन्स मेंडेल इस वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने लंबी अवधि तक एक बहुत टाइम के खोज के बाद उन्होंने आनुवंशिकता के विषय में बताया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मटर के दाने पे, मटर जो होता है उस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था हेरिडिटी के बारे में, वो पीस पे किया था, यानी मटर पे किया था। इसीलिए जॉन ग्रेगर मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक मतलब आधुनिक जनुक माना जाता है। 1901 में ह्यूगो देवरेज इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कारण भाव समझ में आया। मतलब ये जो साइंटिस्ट है ह्यूगो डिवराइज, इन्होंने बताया कि एक थियरी दिया जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस थियरी का नाम है म्यूटेशनल थियरी। इन्होंने ये थियरी दिया और बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के जैसा नहीं दिखते हैं। ये इसलिए नहीं दिखते कि उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाता है। उस चेंजेस को इन्होंने नाम दिया उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशनल थियरी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसी आधार पर 1902 में वाल्टर सटन ने कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़ियों के स्वरूप में देखा। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। ओके, मतलब ये जो साइंटिस्ट हैं वाल्टर सटन, इन्होंने कनखजूरा मतलब ग्रॉस हॉपर, इन्होंने ग्रॉस हॉपर की कोशिका, उसके सेल में जो गुणसूत्र देखा, जो क्रोमोसोम देखा, गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र जो देखा वो जोड़ियों में देखा, मतलब पेयर में देखा। 2 क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं, अलग अलग, जैसे एक क्रोमोसोम इधर एक क्रोमोसोम उधर, ऐसा नहीं होता। 2 क्रोमोसोम की जोड़ियाँ बनी हुई होती हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर 2 मतलब केंद्रक के अंदर 2 एक साथ रहते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है, और जो जीन होते हैं जनुक, इनका जो वाहन होता है एक मदर से सन में या माता पिता से बच्चों में जाने का, ये गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम द्वारा होते हैं। यह सिद्ध होने के कारण ही हेरिडिटी आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज शुरू हुई। ठीक है, इसी आधार पर 1944 इस वर्ष 3 साइंटिस्ट ने, जो कि ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैक्लॉयड, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये खोज किया कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही उनका आनुवंशिक सामग्री होती है, या इन्होंने सिद्ध किया। और सिर्फ वायरस, जैसा कि अभी सबको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो सिर्फ वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए उसकी जेनेटिक मटेरियल होती है, उसका आनुवंशिक सामग्री होता है। ठीक है, वायरसेस में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आरएनए क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, तथा जैक मोनॉइड, इन आनुवंशिकी वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाली प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई। मतलब ये जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए से जो प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनता है, कैसे प्रोटीन बनता है, उसके प्रोसेस को बनाया, जिसके कारण डीएनए के अंदर जो जीन में, जनुक में
जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो संकेत छुपे होते हैं, उसको समझने में मदद हुई। और इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक्स जो होते हैं, कि जेनेटिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक नया टेक्निक, एक नया तरीका बना। उसको हम लोग बोलते हैं पुनः संयोजी डीएनए तकनीक, या फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, इस टेक्निक से हम जनुक में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें हम लोग थोड़ा म्यूटेशन मतलब चेंजेस देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आईज़ में जो कलर आते हैं उस जीन को अगर हम लोग म्यूटेट कर दें, उस जीन को अगर हम लोग हटा दें और कोई उसकी जगह पे कोई दूसरा जीन रख दे, जैसे कि अगर ब्लैक आईज़ है माता पिता का और उस जीन को हम लोग चेंज कर दें, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस जनरेशन में कैसा आइज़ चाहिए, ब्लू आइज़ चाहिए कि ब्राउन आइज़ चाहिए, इस टेक्निक से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। लेकिन ये इतना इन सब चीज़ों में इतना यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए, प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए, उसी प्रकार प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर करने के लिए तथा सूक्ष्म जीवों का जहाँ उपयोग होता है, ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, उसके वजह से जो इसका यूज़ जो है ये है कि हम लोग जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं कि कहाँ से कैसा होता है, क्या नहीं, कैसे नहीं होता है। अगर किसी में चेंजेस हो गया है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, वो इस टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं। इसको ये ना हो, इससे हम लोग बचें। ये भी इसके हेरिडिटी के वजह से कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां भी पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता है कि अगर माता पिता का सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि हेरिडिटी डिसऑर्डर मतलब हेरिडिटी आनुवंशिकता की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि माता पिता तो अच्छे हैं लेकिन जो बच्चा होता है वो हैंडीकैप हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस को आनुवंशिकता की बीमारी बोल सकते हैं और उसको हम लोग हेरिडिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इससे बच सकें, ये चीज़ भी हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पुनः संयोजी डीएनए तकनीक के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज सबको पता है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि नए नए तरीके के पेड़ पौधे आ रहे हैं। ठीक है, और नए नए तरीके के एनिमल्स भी दिखते हैं। जैसे पहले की अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि पहले की गाय जो होती थी वो 1 लीटर दूध देती थी, लेकिन अब उसको हाइब्रिड कर दिया गया है, मतलब उसमें चेंजेस ला दिया गया है। और उस चेंजेस की वजह से जो पहले के ज़माने में 1 लीटर दूध दिया करती थी गाय, वो अब 10 लीटर देती हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब इस तकनीकी के वजह से पॉसिबल हुआ, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पुनः संयोजी डीएनए टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो अपने फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको भी बनाने, उसके उसको बहुत अधिक मात्रा में अपने को पालते हैं, पालने के लिए भी इस हेरिडिटी का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके वजह से ना अब हमारे इंडस्ट्रीज़ चलते हैं और इसके वजह से बहुत सारे डिज़ीज़ जो होते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हम लोग इसके वजह से सही कर सकते हैं। आगे बीमारियां आएंगी, मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग
अगर माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों में भी आ जाता है, और ये सब ना हो ये पॉसिबल है इसलिए क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र है बीमारी का उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे 11th 12th में या डिग्री में, तो आप लोग इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है।